दूसरा आते हैं हम वस्त्रों के ऊपर। इस्कॉन में आते हैं तो देखते हैं कि ये बेडशीट को डालते हैं लोग ना, ज़्यादा हो गया इनके पास ना, घुमा के डाल दिए, धोती डाल दी, ये क्या हो गया इनको। हो सकता है 3-4 कलर की है इनके पास, एक ये सफ़ेद वाली है, एक येलो वाली है, एक सैफरन कलर की है। एक्चुअली क्या ये धोती कुर्ता है, मगर हमें बहुत शर्म आती है धोती कुर्ता पहनने में। बाहर जाते हैं तो घबराते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे पंडित जी हैं है ना, पुराने ख्यालात के लोग हैं, ये 47 मॉडल है, अभी भी ये धोती कुर्ता पहनता है ना, तो ऐसा सोचते हैं लोग। मगर देखिए इवन फैक्ट बाहर के लोग जो जापानीज़ हैं, ताइवानीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, वो भी अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस को पहनते हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं। तो एक्चुअली में हमारी जो ड्रेस है, ये जो धोती कुर्ता है ना, ये पुराना नहीं, ये वैदिक है, एंड वी शुड टेक प्राइड इन दैट कि आई एम एक्सेप्टिंग वैदिक सिविलाइजेशन, मैं सनातन धर्म को अपना रहा हूँ। इनफैक्ट भगवान श्री कृष्ण पहना करते थे धोती, तो उन्हीं की परंपरा में आके हम वो पहन रहे हैं। तो धोती क्यों पहनते हैं? क्योंकि भगवान को पसंद है ये, और क्योंकि मैं भगवान की नज़रों में आना चाहता हूँ, मैं भी भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, इसलिए हम ये ड्रेस को अपनाते हैं। दैट इज अ वेरी सिंपल रीजन। कृष्णा गेट्स प्लीज्ड व्हेन वन वियर्स दिस ड्रेस। हाँ, आप पैंट कमीज पहनेंगे उसमें भी भगवान प्रसन्न होंगे आपसे, बट इसमें बहुत जल्दी भगवान की नज़रों में आ जाएंगे। हमारे पास समय बहुत कम है ना, उतना वेट नहीं कर सकते ना कि हम बहुत प्रयास करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे तब जाके भगवान की आंखों में आएंगे। नहीं, एज सुन एज पॉसिबल मुझे कृष्ण की नज़रों में आना है, इस भौतिक संसार से मुझे निकलना है, तो उसके लिए जो भी बनता है बन पड़े मुझे करना है। एंड दिस इज वन वे टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ कृष्णा, टू वियर अ ड्रेस विच कृष्णा लाइक्स। ऐसी भगवान को जो माताएं साड़ी पहनती हैं, जो गोपी ड्रेस पहनती हैं, उनको अच्छा लगता है। अब ब्रज में कौन सारी गोपिकाएं क्या पहनती हैं? गोपी ड्रेस पहनती हैं। तो हमारा वैदिक कल्चर है एंड वी शुड टेक प्राइड इन दैट। भक्ति सिद्धांत महाराज बताया करते थे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। भक्त का जीवन क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। सरलता ही वैष्णवता है, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। तो सादा जीवन, उच्च विचार, ना विचार उच्च होने चाहिए, मगर हमारे जो पहनावे में, खान पान में सरलता होनी चाहिए उसमें। तो ऐसे ही क्या है, धोती कुर्ता सरल है, सिंपल है। खैर रंग अलग अलग होते हैं, मगर एक कैटेगरी के लोग एक पहनते हैं। जैसे अब चर्चा करते हैं, कुछ लोग सफ़ेद पहनते हैं, कुछ लोग सैफरन पहनते हैं, कुछ लोग वाइट और येलो पहनते हैं। तो जो गृहस्थ भक्त हैं वो वाइट धोती कुर्ता पहनते हैं जनरली। जो भगवान को अपना जीवन न्यौछावर कर चुके हैं, जो अपने भौतिक जीवन को बंद कर चुके हैं, तो वो लोग सैफरन ड्रेस को पहनते हैं, वैराग्य का वो एक्सप्रेशन है। और कई बार जिनकी ट्रेनिंग चल रही होती है भक्ति जीवन में शुरुआत में, तो वो येलो ड्रेस पहनते हैं। तो दैट इज़ अ टेम्परेरी फेज। तो येलो के बाद फिर वो सैफरन में आ जाते हैं या वाइट में आ जाते हैं। बट दिस हैज़ नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ अ डिवोटी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई वाइट में है तो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस है, और कोई सैफरन में है, हो सकता है कि अभी भक्ति जीवन में बहुत नया भी है। सो इट हैज़ नथिंग टू डू। जैसे आश्रम के बेसिस पे हम किसी का स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जज नहीं कर सकते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी भक्तिविनोद ठाकुर ना, वो गृहस्थ थे, तभी तो भक्ति सिद्धांत महाराज आए। तो वो वाइट पहनते थे, बट उनको सप्तम गोस्वामी बताया गया है ना, सेवंथ गोस्वामी, 6 गोस्वामी के साथ उनका दर्जा है, इतने महान वैष्णव हैं वो। और उनके पुत्र हुए भक्ति सिद्धांत महाराज बिमला प्रसाद। तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया, तो उन्होंने विवाह नहीं किया, तो वो सैफरन पहनते हैं। सो वी कैन नॉट जज बेस्ड ऑन ड्रेस, वी कैन नॉट जज बेस्ड ऑन आश्रम। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो ऑफेंस होता है, वो अपराध होता है। इसको आश्रम निरूपण बोला जाता है कि आश्रम के बेसिस पे हम अगर हम जजमेंट करें कि ये मान लीजिए ये ब्रह्मचारी है या ये गृहस्थ है, तो गृहस्थ है तो ग्रस्त है, चारों खाने पस्त है, तो ऐसा सोचेंगे तो दिक्कत होगा, है ना। तो ये यूथ है ना, ये भूत है, तो ऐसा सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इट हैज़ नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। बट ये एक कैटेगरी है, एक डिस्टिंक्शन है, ताकि हम पहचान पाए कि कौन सा भक्त कौन से आश्रम में है। तो जो पुरुष हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, पजामा नहीं ना, पजामा का कल्चर नहीं है हमारा, धोती कुर्ता। और जो माताएं हैं वो साड़ी और गोपी ड्रेस। इनफैक्ट उसमें भी डिस्टिंक्शन है कि विवाह के बाद जनरली उनको साड़ी पहनना चाहिए, गोपी ड्रेस नहीं। कई बार अभी भी लोग पहनते हैं, बट दैट इज नॉट कल्चर। सो वंस यू बिकम मैच्योर, वंस यू गेट मैरिड, सो यू शुड नॉट वियर गोपी ड्रेस। ओके। और जो इनफैक्ट गोपी ड्रेस भी पहने अगर यंग एज में, विवाह से पहले भी, देन इट शुड बी फुली कवर्ड, नो पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी विजिबल। तो प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शंस दिए। कई बार हम देखते हैं वेस्टर्न डिवोटीज़ को, तो कई बार उनको देख के इंडियन डिवोटीज़ भी फॉलो करने लग जाते हैं। तो हो सकता है कि उन वेस्टर्न डिवोटीज़ इतनी डिटेल में कोर्स नहीं किया है ना, या
शिष्टाचार को इतने अच्छे से नहीं किया, या जिस सोसाइटी से वो आए हैं वहाँ पे इतने कठोरता से पालन नहीं होता है, बट एटलीस्ट फॉर अस वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो दीज रेगुलेशंस कि नो पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी विजिबल। एक्चुअली में ये जो ऑर्नामेंट है, चेस्टिटी का ऑर्नामेंट, इससे जो स्त्री है बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है, बहुत गुणवान प्रस्तुत होती है और बहुत ही सहज, बहुत ही सुशील लगती है उसमें। सो इस ऑर्नामेंट को कभी खोना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अभी जो हमारा मीडिया है ना, इसने ऐसा वातावरण बना दिया है, लोगों को लगता है कि अगर किसी लेडी ने सिंपल कोई ड्रेस पहनी हुई है ना, उसने सूट बूट नहीं पहना है ना, तो बहुत ही बहनजी टाइप सी है, तो ऐसा अगर ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। और मीडिया के पीछे भी हाथ किसका है? प्रभुपाद जी बताते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ विमेन हंटर स्क्रूपुलस मैन, अनस्क्रूपुलस मैन, कि वो ऐसे पुरुष जो स्त्रियों का भोग करना चाहते हैं, उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन्होंने मीडिया में ऐसे प्रोपेगेंडा किया हुआ है। किसने सलवार कमीज पहना हुआ है ना, किसने साड़ी पहनी हुई है, तो ये बहन जी हैं, ये तो बस ये घर का काम कर सकती हैं। मगर हाँ, जो सूट बूट पहन के जाती है ना, जो पैंट पहन के जाती हैं ना, ऐसे लोग बड़े एडवांस हैं, बहुत बड़े चढ़े हैं। तो क्योंकि अब ये लोग खुल जाएंगे ना, विमेन लिबरेशन के नाम पे खुल जाएंगे, तो ये नारा बहुत चलता है ना आजकल, विमेन लिबरेशन, मुक्त है जी, आज़ाद है। तो पहले क्या हमारी मम्मियाँ जो थी, हमारी दादियाँ जो थी, वो बेचारी को क्या बंधी हुई थी कि अब आज़ाद करा दिया आपने, विमेन लिबरेट करा दिया आपने, तब भी वो आज़ादी थे, किस चीज़ की कमी थी उनके पास? बट बिकॉज ऑफ दिस नेस्टी पीपल, नेस्टी मैन ना, जिन्होंने इतना प्रोपेगेंडा बना दिया, सो दैट ऑफ विमेन लिबरेशन, अब उनको लगता है कि अब इनको मुक्त करा देंगे तो ये लोग खूब घूमेंगे, फ्री घूमेंगे, इनके ऊपर किसी का शेल्टर नहीं होगा, देन वी कैन एक्सप्लोइट देम। तो अल्टीमेटली दिस इज ऑल प्रोपेगेंडा। हम वैदिक सोसाइटी में आके हमारा ये ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पहनावे को दोबारा से स्वीकार करें और उसको फैलाएं ना, सोसाइटी में उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। सो दिस इज ड्यूटी ऑफ ऑल द डिवोटीज। दूसरा, प्रभुपाद जी बताते थे कि जो माताएं हैं उनको सर ढक के रखना चाहिए, और स्पेशली जो बाल हैं दे शुड बी ऑल प्रॉपरली ब्रेडेड, कवर्ड होने चाहिए और बंधे हुए होने चाहिए। अगर बाल बंधे होंगे तो कभी भी भूत प्रेत अटैक नहीं करेंगे आपको, है ना, क्योंकि भूत प्रेत कहाँ अटैक करते हैं? जब बाल खुले होते हैं। और पहले के ज़माने में केवल 2 लोग ही बाल खुले रखते थे, 2 प्रकार की स्त्रियाँ, वन हु आर प्रोस्टिट्यूट्स एंड द अदर हु आर विडोज। तो अगर कोई वैदिक सिविलाइजेशन में है और इसको फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो फिर वो पहचाना जाता है कि अभी इनको पूरा से शिष्टाचार अच्छे से नहीं आया है। सो द हेयर शुड बी प्रॉपरली ब्रेडेड, अच्छे से बंधे हुए बाल, और द हेड शुड बी प्रॉपरली कवर्ड। और ऐसे स्त्री को देख के स्वतः ही एक सम्मान की भावना जागृत होती है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो लेडीज़ हैं दे शुड बी गिवन द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि माता है वो, मातृवत परदारेशु, तो माँ का तो सम्मान होना चाहिए। मगर सम्मान कैसे होगा? तो रिस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। तो जब वो ऐसा अपने आप व्यवहार रखती है, ऐसा आचरण करती है, तो वो अपने आप ही रिस्पेक्ट को ड्रॉ करती है। जैसे हम बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं और उन मूवीज़ में हमारे बहुत सारे आइडल्स भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे बड़े सुपरस्टार्स हैं, उनसे मिलने का दिल करता है, हम उनके फैंस हैं, उनके कूलर्स हैं, मगर जब आप उनसे मिलेंगे तो कभी उनके पैर छूने की इच्छा नहीं होगी। अरे भाई फटीचर आदमी है ये, है ना, लोकल है ना, अभी तो सिगरेट पी रहा था ये, इसके पैर छूंगा हेड। तो उस करिश्मा में उससे मिलने की बेशक इच्छा हो, बट उसको रिस्पेक्ट करने की, उसको आदर करने की इच्छा नहीं, वो खो बैठा है। वो उसने ऐसे ड्रामे किए हैं, बेशक वो असली में कुछ करता ना, वैसे सिगरेट ना पीता, मगर फिल्म में उसने फूंक दी सिगरेट। नाउ दैट पर्सन हैज लॉस्ट रिस्पेक्ट बिकॉज उसका कैरेक्टर नहीं लग रहा है कुछ, उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। तो ऐसे ही एक जो लेडी है उसका ऑर्नामेंट क्या है? चेस्टिटी। तो जब तक वो मेंटेन करती है, रखती है, तो दैट लेडी डिमांड्स रिस्पेक्ट थ्रू आउट सोसाइटी। तो ऐसे हमारे वैष्णव संप्रदाय में कितनी ऐसी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने इस आभूषण को स्वीकार करके रखा और अभी भी उनका गुणगान होता है। एंड द foremost of them is Sita Maharani. In this way, we have to carry forward this tradition of Vedic civilization. एक author बताता है, agitation is already there, do not aggravate it. सबके अंदर एक जो agitation है वो चल रही है पहले से, but we should not aggravate it. So this is the responsibility of women. जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि बटर है, आप कितने समय उसको फ्रिज में रखें, 4 डिग्री पे, -4 डिग्री पे दबा के रखें, मगर जैसे ही बाहर निकालेंगे तो पिघल जाएगा। सो दैट इज द नेचर ऑफ मैन। तो इसलिए हमारी सोसाइटी में वी हैव सेग्रीगेशन ऑल्सो बिटवीन मैन एंड वीमेन, है ना, इतना मिक्सिंग नहीं है। कई बार बाहर के लोग समझ नहीं पाते हैं, वो इसीलिए है बिकॉज दैट प्रोपेंसिटी इज ऑलरेडी देयर टू मिक्स,
और जहाँ पे मिक्सिंग होगा फिर वहाँ पे हम कल्चर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे हम ऑस्टेरिटी नहीं कर पाएंगे, तपस्या नहीं कर पाएंगे. दैट इज वाई देयर इज अ सेग्रीगेशन. वैसे आत्मा के लेवल पे कोई सेग्रीगेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं है. आत्मा का कौन सा जेंडर है बताइए? आत्मा तो आत्मा है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है, सबके अंदर वही आत्मा है. मगर क्योंकि हमने एक शरीर लिया हुआ है और ये शरीर आपस में आकर्षण करते हैं, घर्षण होता है इनमें, तो इसलिए उस आकर्षण के कारण पहले ही हम नशे में हैं. उस नशे को कम करने के लिए एटलीस्ट हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे वी डू सेग्रीगेशन. हम अलग अलग रखते हैं दोनों जेंडर्स को, विच इज़ वेरी सिविलाइज्ड वे टू मूव अहेड. अगर आप कहीं निशाना बांधना चाहते हैं तो आपको उसको फोकस करना पड़ेगा. सिमिलरली हम भक्ति में एडवांस करना चाहते हैं तो वी हैव टू हैव फोकस ऑन भक्ति, नॉट ऑन अपोजिट जेंडर्स. तो हमारे शास्त्र श्रीमद् भागवतम बताती है ना कि ये जो आकर्षण है दोनों जेंडर्स में ये बड़ा स्वाभाविक है, और ये आकर्षण के कारण ही भौतिक संसार में बने हुए हैं. नहीं, इस आकर्षण के कारण मेल और फीमेल के बीच में जो अट्रैक्शन है इसी कारण इस संसार में बने हुए हैं. और अगर भक्ति में भी उसको अप्रूट नहीं किया गया तो फिर जो भक्ति जो हमें भौतिक संसार से बाहर ले जा सकती थी, हम उसकी रस्सी पकड़ी नहीं. हमने बोला कि हम इस कुएं में रहेंगे तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे. सो वी नीड फोकस, वी नीड डिटर्मिनेशन, एंड फॉर दैट देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ जेंडर्स. तो ये प्रोपेगेंडा है सारा मीडिया के द्वारा. जैसे एक कंपनी है, सिगरेट कंपनी मालबोरो, तो उनके जो मैनेजमेंट एनालिस्ट थे उन्होंने बताया कि देखो हमारा बिजनेस अभी 50% है. क्यों? क्योंकि जो मेल लोग हैं केवल वही सिगरेट फूकते हैं, फीमेल्स तो फूकती नहीं. अब इनको सिगरेट पिलानी है तभी तो पूरा 100% होगा हमारा बिजनेस. तो इनको क्या करते हैं, इनको सिगरेट पिलाते हैं. अब उन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा दिखाया कि जो लेडी जो फीमेल सिगरेट पीती है ना, दैट इज़ वेरी ग्रेट, दैट इज़ करिज्मेटिक. तो उसका करिज्मा अपना वो अलग दिखती है. तो ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आने लगी. फिर धीरे धीरे वहाँ पे भी इन्फ्लो शुरू हो गया, एंड दे हैव स्टार्टेड आल्सो स्मोकिंग सिगरेट्स. सो हुआ क्या इससे? नाउ दे हैव बिकम मोर लिबरेटेड. दे थिंक दे हैव बिकम मोर लिबरेटेड, बट इन दैट सेंस दे हैव लॉस्ट देयर सैंक्टिटी, दे हैव लॉस्ट देयर चेस्टिटी. अब उनको भी लगता है कि हम भी पुरुषों की तरह उठ बैठ सकते हैं, पुरुषों की तरह बोल सकते हैं, पुरुषों की तरह फूक सकते हैं. एंड देयर इज अ वेरी नाइस सेइंग, वन फिलोसोफर हैज सेड इट, कि सिगरेट के एक एंड पे एक व्यक्ति बैठा है और दूसरे एंड पे उसको वो जो सिगरेट है वो फूक रही है, और उसको लग रहा है कि मैं इस धुएं को उड़ा रहा हूँ, और उसको ये नहीं पता कि उस धुएं में वो खुद उड़ रहा है. तो ही इज द बिगेस्ट फूल. ही इज थिंकिंग द एंटायर वर्ल्ड इज फूल बिकॉज दे आर नॉट स्मोकिंग सिगरेट्स, बट द ग्रेटेस्ट फूल इज बिहाइंड द सिगरेट, वो स्मोकिंग द सिगरेट. तो उस धुएं में करते करते एक दिन वो खुद उड़ जाएगा उस धुएं में. वी हैव टू सी दिस प्रोपेगेंडा कि क्या चल रहा है समाज में ना. कई बार हम आंखें मूंद लेते हैं, सब कुछ सही चल रहा है, बट नहीं. दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस प्रोपेगेंडा को समझें और उसको उजागर करें सबके हित के लिए. एक और एडवर्टीजमेंट मैंने सुना था बच्चों के लिए सिगरेट के लिए. अगेन दिस वाज ए स्टेटमेंट फ्रॉम सम मार्केटिंग एनालिस्ट ऑफ अ सिगरेट कंपनी. उन्होंने बोला कि अभी हम प्रमोशन कर रहे हैं अडल्ट्स के लिए सिगरेट्स की, मगर जैसे ही आप प्रमोशन करेंगे बच्चों के लिए तो आपका जो रेवेन्यू है वो इतना बढ़ जाएगा, और वो रेवेन्यू बहुत कंसिस्टेंट रहेगा बहुत लंबे समय तक. वाई? क्योंकि जो बच्चा जिस उस एज में, मान लीजिए टीनेज एज में फूकना शुरू करेगा सिगरेट, देन दैट पर्सन विल बिकम एडिक्टेड टू इट. वो पूरे जीवन भर फूकेगा जब तक फूकना फूक जाए. सो दिस इज हाउ दे प्लान देयर स्ट्रैटेजीज टू एक्सप्लॉइट पीपल. अब यूएस और वहाँ पे बहुत बड़ा एक ये अपने आप में एक कारोबार बन गया है, टू सप्लाई ड्रग्स एंड सिगरेट्स एंड ऑल दिस इंटॉक्सिकेंट्स टू टीनेजर्स. इट्स अ ह्यूज मार्केट. क्यों? क्योंकि वो ऐसी लत चढ़ी है ना, छोड़ नहीं पाते हैं. स्कूल में जाके छुप छुप के पीते हैं वो लोग. जो अडल्ट व्यक्ति है वो तो जाके बस घर में जाके थोड़ा बाहर जाके 1-2 घंटा होके आ जाएगा एक सिगरेट फूक के, मगर यहाँ तो बच्चे हर एक घंटे में उनको लत लगी हुई है कि उनको बाहर जाना पड़ेगा. एक क्लास खत्म है उसके बाद बाहर जाना पड़ेगा. दिस इज ऑल प्रोपेगेंडा. सो नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन डिस्कशन. सो द चेस्टिटी ऑफ वुमेन शुड बी प्रोटेक्टेड, इट शुड बी मेंटेन. तो इसके लिए जो वैदिक सिविलाइजेशन है वही एकमात्र तरीका है. कोई मोरल वैल्यू काम नहीं आने वाली है ना. उसके लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति चाहिए इसको फॉलो करने के लिए. प्रभुपाद जी बोलते थे लेडीज शुड बी गिवन कल्चर एंड मेन शुड बी गिवन ट्रेनिंग टू रिस्पेक्ट लेडीज. तो तब जाके ये सोसाइटी है, ये सिविलाइज सोसाइटी कहलाई जाएगी. तो कलयुग ने 2 लोगों को पोल्यूट कर दिया है ना. द फर्स्ट इज ब्राह्मण्स एंड सेकंड इज वुमेन. तो ये कलयुग का काम है. तो अगर ये दोनों चीजें बची नहीं तो सोचिए क्या होगा कलयुग का, है ना. अर्जुन तो पहले ही बता चुके हैं क्या होगा, वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे, है ना. इट विल बी ऑल डर्टी सिविलाइजेशन. और स्पेशली ब्राह्मणों का
बचाव भी बहुत जरूरी है। उनका जो ब्राह्मण गुण है वो बचा के रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए इस्कॉन कार्यरत है, वो ब्राह्मणिकल गुण के लिए। तो एक्चुअली ब्राह्मण किस लिए ब्राह्मण क्यों कहलाया जाता है? ब्राह्मण की डेफिनेशन क्या है? ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा। और ब्राह्मण किसके लेवल पे होता है? कब कहलाया जाता है व्यक्ति ब्राह्मण? जो उसके अंदर ब्राह्मण के गुण होते हैं। इसलिए भगवान ने बताया है कि ये जो ब्राह्मण है, ये जो 4 वर्ण आश्रम है, मैंने जन्म के स्तर पे नहीं बताए हैं। किसके बेसिस पे है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये जो 4 वर्ण आश्रम है, मैंने किसके बेसिस पे बनाए हैं? गुणों और कर्मों के बेसिस पे। तो अगर कोई व्यक्ति है, चाहे उसका जन्म कोई लोअर कुल में क्यों ना हो, कोई छोटी जाति में क्यों ना जन्म हुआ हो, मगर उसने अगर ब्राह्मण के जो गुण है वो स्वीकार किए हैं और ब्राह्मण जैसा कार्य कर रहा है, तो वो ब्राह्मण कहलाया जाना चाहिए या नहीं कहलाना जाना चाहिए? बिल्कुल कहलाया जाना चाहिए। चाहे बेशक आप लोअर कुल में क्यों ना हो, बट इफ यू हैव डेवलप्ड क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मणा, देन यू आर अ ब्राह्मणा। और मगर उल्टा भी है, अगर किसी का ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए और उसके बाद वो शूद्र जैसा व्यवहार कर रहा है, शूद्र जैसे उसके गुण हैं, तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो धब्बा है ब्राह्मण के नाम पे। तो ब्राह्मण की रक्षा प्लस साथ साथ विमेन प्रोटेक्शन, दैट शुड बी देयर, दैट शुड गो हैंड इन हैंड, देन द वैदिक सिविलाइजेशन विल लास्ट लॉन्ग। तो लेडीज शुड बी प्रोटेक्टेड। तो ऐसे इस्कॉन में भी कोई जेंडर बायस नहीं है।